नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। अगर डेटा साइंस एक खजाने की खोज है तो प्रोग्रामिंग भाषा वो आपका नक्शा और औजार दोनों है। सही औजार हो तो मुश्किल से मुश्किल ताला भी खुल जाता है। और गलत औजार हो तो आसान रास्ता भी एक भूल भुलैया बन जाता है। बिल्कुल। आज हमारे पास रॉयल रिसर्च का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। ये डेटा साइंस और एआई की दुनिया के 3 सबसे बड़े औजारों पाइथन, आर और जूलिया की पड़ताल करता है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कौन सा नक्शा आपको किस खजाने तक सबसे तेजी से और सबसे सही तरीके से पहुंचाएगा। चलिए इस खोज को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोड लिखने की बात नहीं है। भाषा का चुनाव आपके सोचने के तरीके को, आपकी टीम की रफ्तार को और आखिर में आपके प्रोजेक्ट की कामयाबी को तय करता है। ये एक कारीगर के अपने औजार चुनने जैसा है। हर काम के लिए खास औजार होता है। तो चलिए सबसे पहले उस औजार की बात करते हैं जो आजकल लगभग हर किसी के हाथ में दिखता है, पाइथन। लेख इसे ऑलराउंडर कहता है और ये नाम बिल्कुल सही लगता है। इसकी लोकप्रियता की वजह क्या है? सादगी। हाँ, सादगी इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। पाइथन का जो सिंटैक्स है, मतलब लिखने का तरीका, वो बहुत हद तक आम अंग्रेजी जैसा है। अच्छा। आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नियम कायदे याद नहीं रखने पड़ते। इससे होता यह है कि जो लोग प्रोग्रामिंग की दुनिया में नए हैं, वो सीधे समस्या को सुलझाने पर ध्यान दे पाते हैं, न कि भाषा की बारीकियों में उलझने पर। इसीलिए यूनिवर्सिटी से लेकर बड़ी बड़ी टेक कंपनियों तक हर कोई इसे सिखाना और इस्तेमाल करना पसंद करता है। और इसकी लाइब्रेरीज का जो इकोसिस्टम है वो तो कमाल का है। लेख में नमपाई, पैंडाज, मैटप्लॉटलिब, साइकिट-लर्न जैसे नाम हैं। ये सुनने में तो सिर्फ नाम लगते हैं, लेकिन असल में इनका काम क्या है? इसे ऐसे समझिए, पाइथन एक बिल्कुल खाली किचन की तरह है। ठीक है। अब इस किचन में खाना बनाने के लिए आपको बर्तन तो चाहिए ही। हाँ। नमपाई और पैंडास आपको वो चाकू, कटिंग बोर्ड और मिक्सिंग बाउल जैसे सबसे जरूरी बर्तन देते हैं। इनके बिना आप डेटा रूपी सब्जी को काट भी नहीं सकते, साफ भी नहीं कर सकते। ये डेटा को संभालने का आधार है। अच्छा। फिर आता है मैटप्लॉटलिब, जो आपके बनाए हुए डिश को खूबसूरती से सजाने का काम करता है। मतलब डेटा को चार्ट्स और ग्राफ में दिखाता है। और साइकिट-लर्न वो क्या है? साइकिट-लर्न एक रेसिपी बुक की तरह है, जिसमें मशीन लर्निंग की कई जानी मानी रेसिपी पहले से लिखी हुई हैं। ओह! आपको सिर्फ अपनी सामग्री यानी डेटा डालनी है और रेसिपी चुननी है और आपका मॉडल तैयार। ये सब मिलकर पाइथन को एक बेहद शक्तिशाली वर्कस्टेशन बना देते हैं। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन जब हम एआई और डीप लर्निंग जैसी मुश्किल चीजों की बात करते हैं, तो क्या ये सादगी काफी है? यहीं पर तो टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च जैसे फ्रेमवर्क आते हैं ना। बिल्कुल। और यहीं पर पाइथन का असली जादू दिखता है। टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च को आप एडवांस्ड माइक्रोवेव ओवन या फूड प्रोसेसर समझ सकते हैं। ये बहुत जटिल काम जैसे न्यूरल नेटवर्क बनाना अविश्वसनीय रूप से आसान बना देते हैं। मतलब हर चीज शून्य से नहीं बनानी पड़ती। नहीं, आपको पहले से बने बनाए ब्लॉक्स मिलते हैं जिन्हें जोड़कर आप कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्रेमवर्क सब कुछ इतना आसान बना देते हैं, तो क्या इससे असली स्किल की कीमत कम नहीं हो जाती? क्या कोई भी बस टेंसरफ्लो सीखकर एआई एक्सपर्ट बन सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये फ्रेमवर्क एआई की दुनिया में आने का रास्ता आसान बनाते हैं, लेकिन ये किसी को रातों रात एक्सपर्ट नहीं बनाते। ये आपको एक शक्तिशाली कार तो दे देते हैं, पर उसे चलाने के लिए और रेस जीतने के लिए ड्राइविंग स्किल, मतलब विषय की गहरी समझ तो चाहिए ही। सही है। एक अच्छा एआई डेवलपर जानता है कि इन ब्लॉक्स के पीछे का सिद्धांत क्या है, कौन सा ब्लॉक कब इस्तेमाल करना है और जब कुछ गलत हो तो उसे ठीक कैसे करना है। तो ये टूल स्किल को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे और तेज और ज्यादा असरदार बनाते हैं। समझ गए। तो पाइथन एक मल्टी टूल की तरह है, जो हर काम थोड़ा थोड़ा कर लेता है और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के सपोर्ट की वजह से हर किसी के लिए पहली पसंद बन जाता है। लेकिन क्या हो अगर आपको सिर्फ एक ही काम करना हो, पर वो भी एक सर्जन की सटीकता से, खास तौर पर जब बात आंकड़ों और एकेडमिक रिसर्च की हो। यहीं पर आर मैदान में आता है। आपने एकदम सही पकड़ा। जहां पाइथन एक जनरल पर्पस भाषा है जिसे डेटा साइंस के लिए अपनाया गया, वहीं आर का जन्म ही डेटा और स्टैटिस्टिक्स के लिए हुआ था। अच्छा। इसकी जड़ें एकेडमिक जगत में हैं और ये इसकी डिजाइन में साफ झलकता है। जो लोग दिन रात आंकड़ों, परिकल्पना परीक्षण और जटिल सांख्यिकीय मॉडलिंग में डूबे रहते हैं, उनके लिए आर घर जैसा है। लेख में विजुअलाइजेशन के लिए ggplot2 पैकेज का जिक्र है। कहा जाता है कि इससे जो ग्राफ बनते हैं वो प्रकाशन गुणवत्ता के होते हैं।
इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसे ग्राफ जो किसी बड़ी रिसर्च जर्नल या अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट में छापने के लायक दिखें, एकदम साफ, सटीक और प्रोफेशनल। ggplot2 की खूबसूरती ये है कि ये आपको परत दर परत ग्राफ बनाने की आज़ादी देता है। आप एक बेस ग्राफ से शुरू करते हैं, फिर उस पर एक और लेयर डालते हैं, फिर एक और। तो मतलब पूरा कंट्रोल रहता है। पूरा। इससे आप लगभग किसी भी तरह का जटिल और कस्टमाइज्ड विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। और शाइनी जैसा पैकेज तो इन ग्राफ्स में जान डाल देता है, उन्हें इंटरैक्टिव वेब एप्स में बदल देता है। वो भी बिना वेब डेवलपमेंट के? हाँ, बिना वेब डेवलपमेंट जाने। ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है। लेकिन आर को लेकर एक आम धारणा है कि यह सिर्फ छोटे डेटा सेट्स पर ही अच्छा काम करता है, क्योंकि वो सब कुछ कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करता है। क्या ये आज भी सच है? इसे बड़े डेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ा जा सकता है। ओह! इसका मतलब है कि आप आर की सांख्यिकीय शक्ति का उपयोग खरबों डेटा पॉइंट्स पर भी कर सकते हैं। तो हाँ, आज की तारीख में आर एंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक मजबूत दावेदार हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑलराउंडर पाइथन है और आंकड़ों का स्पेशलिस्ट आर। लेकिन रॉयल रिसर्च का लेख एक तीसरे खिलाड़ी जूलिया का भी जिक्र करता है, जिसे नया दावेदार कहा गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत परफॉर्मेंस बताई गई है। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास पहले से ही इतना अच्छे टूल्स थे? क्योंकि एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी जिससे कोई हल नहीं कर पा रहा था, स्पीड की समस्या। इसे टू लैंग्वेज प्रॉब्लम कहते हैं। टू लैंग्वेज प्रॉब्लम? हाँ, सोचिए किसी वैज्ञानिक ने महीनों लगाकर पाइथन में एक शानदार मॉडल बनाया। प्रोटोटाइप के तौर पर वो बेहतरीन काम कर रहा है, पर अब उसे असल दुनिया में बड़े पैमाने पर चलाना है, जहां हर सेकंड कीमती है। पाइथन वहां धीमा पड़ जाता है। तो फिर वो क्या करते? उन्हें अपना पूरा कोड किसी C++ या फॉर्ट्रन डेवलपर को सौंपना पड़ता है, जो उस मॉडल को एक तेज भाषा में फिर से लिखेगा। ओ, मतलब पूरा काम दोबारा? बिल्कुल। और इस प्रक्रिया में हफ्तों या महीनों का समय, पैसा और मेहनत बर्बाद होती है। जूलिया इसी सबसे बड़ी सिरदर्दी को खत्म करने के लिए आई है। एक ही भाषा में सोचो, बनाओ और बिजली की तेजी से चलाओ। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि मुझे C++ जैसी परफॉर्मेंस मिल सकती है, लेकिन कोड लिखने में पाइथन जैसी आसानी होगी? ये तो सुनने में जादू ही लगता है। अगर ये इतना ही अच्छा है, तो हर कोई इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? जरूर कोई न तो कमी होगी। ये सवाल बिल्कुल सही है। जूलिया जादुई लगती है, लेकिन इसकी एक चुनौती भी है, और वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब लाइब्रेरीज और कम्युनिटी सपोर्ट। हाँ, पाइथन और आर दशकों से मौजूद हैं। उनकी लाइब्रेरीज का खजाना भरा पड़ा है, उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है और हर समस्या का समाधान इंटरनेट पर आसानी से मिल जाता है। जूलिया नहीं है, उसकी कम्युनिटी बढ़ रही है, उसकी लाइब्रेरीज भी तेजी से विकसित हो रही हैं। लेकिन वो अभी पाइथन के स्तर पर नहीं पहुंची है। सही। किसी नई भाषा को अपनाना एक बड़ा फैसला होता है। कंपनियों को सोचना पड़ता है कि क्या उन्हें जूलिया से मिलने वाली स्पीड का इतना फायदा होगा कि वे उसके छोटे इकोसिस्टम के साथ काम करने का जोखिम उठा सकें। तो ये एक तरह से स्पीड और स्थिरता के बीच का चुनाव है। कुछ हद तक हाँ, लेकिन जूलिया की एक और खूबी है जो इसे भविष्य के लिए बहुत दिलचस्प बनाती है। वो क्या है? ये शुरुआत से ही पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन की गई है। मतलब ये एक साथ कई प्रोसेसर पर काम करने में माहिर है, जो आज के सुपर कंप्यूटर और क्लाउड कंप्यूटिंग के दौर में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और ये पाइथन और आर की लाइब्रेरीज को सीधे अपने कोड से कॉल भी कर सकती है, तो ये पूरी तरह से अलग थलग भी नहीं है। ठीक है, ये सब बहुत दिलचस्प है। तीनों भाषाओं की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। चलिए इसे थोड़ा और असली बनाते हैं। मान लीजिए हम एक स्टार्टअप हैं जिसे एक फूड डिलीवरी ऐप के लिए रेस्टोरेंट चुनान करने वाला सिस्टम बनाना है। हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं और एक छोटी सी टीम है। हम इन तीनों में से क्या चुनेंगे और क्यों? ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। देखिए, 99% संभावना है कि हम पाइथन चुनेंगे। 99%? हाँ, वजह साफ है, रफ्तार। हमें सिर्फ एक AI मॉडल नहीं बनाना, हमें एक पूरी वेब एप्लीकेशन बनानी है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, यूजर ऑथेंटिकेशन संभालना है। पाइथन के पास जैंगो और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क हैं जिनसे वेब ऐप बहुत तेजी से बनता है। इसके पास पैंडास है डेटा साफ करने के लिए, स्काईकिड-लर्न है एक अच्छा शुरुआती रिकमेंडेशन मॉडल बनाने के लिए, और इसे किसी भी क्लाउड सर्विस पर डिप्लॉय करना बहुत आसान है। 3 महीने की डेडलाइन में पाइथन सबसे सुरक्षित और सबसे तेज रास्ता है। और आर का क्या उसकी कोई भूमिका हो सकती है? हो सकती है, लेकिन शायद प्रोडक्शन कोड में नहीं,
हो सकता है हमारी डेटा साइंस टीम यूजर के ऑर्डर पैटर्न पर गहरी सांख्यिकीय रिसर्च करने के लिए आर का इस्तेमाल करे। अच्छा, ये समझने के लिए कि लोग क्या पसंद करते हैं। बिल्कुल, कि लोग वीकेंड पर क्या ऑर्डर करते हैं या बारिश होने पर किस तरह का खाना पसंद करते हैं। फिर उस रिसर्च से मिली इनसाइट्स को पाइथन मॉडल में शामिल किया जा सकता है। तो आर यहाँ एक रिसर्च टूल की तरह काम करेगा। सही पकड़ा। और जूलिया, क्या वो इस रेस में कहीं है? उस स्टार्टअप के लिए शायद नहीं। नहीं। जूलिया को चुनना एक बहुत बड़ा दाव होगा। हाँ, अगर हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम इतना जटिल है कि उसे रियल टाइम में चलाने के लिए असाधारण स्पीड चाहिए, तो जूलिया भविष्य में एक विकल्प हो सकती है। लेकिन शुरुआती 3 महीनों में एक स्थापित इकोसिस्टम के बिना काम करना बहुत जोखिम भरा होगा। जूलिया उन जगहों पर चमकती है जहां परफॉर्मेंस ही सब कुछ है, जैसे वैज्ञानिक सिमुलेशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग या बहुत बड़े पैमाने पर ऑप्टिमाइजेशन। तो संक्षेप में रॉयल रिसर्च का विश्लेषण यही बताता है कि कोई एक भाषा सब पर राज नहीं करती। पाइथन अपनी बहुमुखी प्रतिभा और विशाल इकोसिस्टम के कारण एक डिफॉल्ट पसंद है। हाँ, आर सांख्यिकी और रिसर्च के गहरे कामों के लिए बेजोड़ है, और जूलिया उन लोगों के लिए है जिन्हें स्पीड की सख्त जरूरत है और वे नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग करने से नहीं डरते। बिल्कुल, ये सही काम के लिए सही औजार चुनने जैसा है। आप एक स्क्रू कसने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करते, भले ही हथौड़ा एक बहुत शक्तिशाली औजार हो। चुनाव हमेशा प्रोजेक्ट की जरूरतों, टीम की विशेषज्ञता और भविष्य की योजनाओं पर निर्भर करता है। ये विश्लेषण वाकई शानदार था। ये साफ है कि ये भाषाएं एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रही हैं, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बना रही हैं जहां अलग-अलग जरूरतें पूरी हो सकें। हाँ, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे एआई और डेटा साइंस की दुनिया आगे बढ़ रही है, क्या इन भाषाओं के बीच की सीमाएं और धुंधली हो जाएंगी? हमने देखा कि जूलिया पहले से ही पाइथन और आर के साथ मिलकर काम करने पर ध्यान दे रही है। तो क्या भविष्य ऐसा होगा जहां एक ही प्रोजेक्ट में डेटा साफ करने के लिए पाइथन, विजुअलाइजेशन के लिए आर और भारी गणना के लिए जूलिया का इस्तेमाल एक साथ बिना किसी रुकावट के किया जाएगा? या फिर क्या कोई चौथी भाषा उभरेगी जो इन तीनों की सबसे अच्छी खूबियों को मिलाकर इन्हें पीछे छोड़ देगी? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।